हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉसॉन एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हमारा होने जा रहा है, तो यहाँ पे हम प्री बाई क्यू का सीरीज जो कि चल रहा है, तो आप सेशन से जुड़े। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा पहला सेशन था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जो कि 2024 के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करने हैं। जो भी अल्टरनेट लेकर के चलते हैं, आप इतना कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में गारंटी है कि पास हो जाइएगा। ठीक है, तो सेशन जो कि बहुत ही लंबा हो जाता है, आप लोग ऐसे भी उतना देख नहीं पाते हैं, तो इसको हमने एक ब्रीफ में किया है कि आप इतना ज़रूर याद कर लेंगे। और सिंपल में सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे समझेंगे। और आप चैनल पे जो नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो जो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 2024 का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 80 मार्क्स का होता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कंपेयर इट विद एसिटाइन कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म्स एंड फ्री आयंस D8 D5 D4 D9 सिस्टम, डिटरमाइन ऑल्सो देयर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको जो कि दिख रहे होंगे, थोड़ा इरेज करते हैं इसको, और सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा होगा, इस 10 क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे और समझाने का आपको कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आ जाता है MSc पार्ट 1 का है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेंथलैंड एंड एसिटिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड देयर कॉन्सिक्वेंस इन डिटेल्स। तब यहाँ पे देखते हैं कि पार्ट ए जो कि है, व्हाट इज़ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड किसे कहते हैं, तो लेंथेनाइड को सबसे पहले आपको सिंपल में समझाते हैं, जो कि आप अपने भाषा में वहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे आपको सिंपल में सब कुछ लिखा हुआ है। आपका PDF भी मिल जाएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहें इसी तरह से, और सेशन को देखें एक बार। और ग्राफ का जो भी है कि जो भी डायग्राम कैसे आपको शो करना है, उसका भी इसमें मेंशन है। बट एक स्मॉल वीडियो जो कि स्कोर करने के लिए एक शॉर्टकट वीडियो, शॉर्ट एंड इम्पैक्टफुल राइटिंग, उसमें आप जो भी बात बनाने का जैसे भी आप लिख सकते हैं, उसके लिए भी इनऑर्गेनिक का ही रेडी है, तो उसको भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो लेंथेनाइड को यहाँ पे समझते हैं। लेंथेनाइड सबसे फॉर्मूला आपको देख रहे होंगे, लेंथेनाइड 57 और ल्यूटेटियम Lu। ठीक है, तो लेंथेनाइड सीरीज La से Lu में आगे बढ़ने पर एटम्स का जो लगातार जो कि साइज जो होता है लगातार छोटा होता जाता है। इसका रीज़न क्या हो जाता है, तो इसका रीज़न जो कि होता है हमारा 4f होता है। ठीक है, इसका जो कि 4f होता है, 4f ऑर्बिटल जो कि है, ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉन के कारण इसका जो कि होता है, इसका जो साइज होता है लगातार छोटा होता जाता है। और एस्टेनाइड सीरीज़ जो कि हमारा लेंथ एसिटनाइड सीरीज 5f इलेक्ट्रॉन्स, ये कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से 4d और 5d सीरीज़ का एलिमेंट जैसे ZR और HF का साइज़ लगभग सेम हो जाता है, और पोस्ट लेंथेनाइड्स की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा हम लेंथेनाइड को समझें। और यहाँ पे देखिए, आप रीड कर लीजिएगा, कम से कम एक बार रीड कीजिएगा, तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पे भी है, आपको सिंपल में है, व्हेन वी मूव्स अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज फ्रॉम लेंथेनम 57 टू ल्यूटेनियम 71, we observed a steady regular decrease in the atomic and ionic radii of the elements. The phenomena is called lanthanide contraction. इसे याद कर लीजिएगा तो ठीक है, बाकी आपको हिंदी में बता दिया, आप अपने हिसाब से जैसा होगा आपको लिख लीजिएगा। तो ये एक रीज़न है जो कि इसका जो कि हमारा क्या साइज घटता है 4f इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, ये भी रीज़न कि इसका जो लेंथेनाइड का जो कि होता है, जब लेंथेनाइड से ल्यूटेनियम की तरह जाता है तो इसका साइज जो कि लगातार छोटा होता रहता है, तो 4f इलेक्ट्रॉन की पूरी स्लेडिंग है, उसके कारण इसका जो कि छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज 1 एट ईच स्टेप, अ न्यू प्रोटॉन्स इंटर्स न्यूक्लियस, अ न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स द
inner 4f orbital due to a high diffused complicated shape of 4f orbital. Their mutual sliding effect is extremely poor. Consequently, the effect nuclear charge ZEF pulling the outermost 6s electron increase continuously, striking the entire cloud inward. ठीक है, आपको जूम कर देते हैं जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार बाकी आपको PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कंपेयर विद एसिटिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, तो एसिटिनाइट कॉन्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट अ स्मॉलर सिमिलर ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज अक्रॉस द एसिटिनाइट सीरीज 89 एसिटेट acetinide and 103 LR due to poor sliding of 5f electron. Here is a comparison, क्योंकि कंपेरिजन आपका दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4f और 5f का जो कि कंपेरिजन है आपको सही ढंग से दिख रहा होगा। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ज़्यादा जो अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी जो कि आपका दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड स्लेडिंग क्वालिटी एंड न्यूक्लियर चार्ज पोल। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f एंड एसिटिनाइड कॉन्ट्रैक्शन 5f। मैग्नीट्यूड क्या करता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, रिलेटिवली स्मॉलर कॉन्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप। एसिटिनाइड कॉन्ट्रैक्शन 5f सिग्निफिकेंटली लार्जर कॉन्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप। एंड स्लीडिंग क्वालिटी 4f electron sealed marginally wetter than 5f cell. And acetinide contraction 5f electrons are most diffuse, leading to incredibly poor sliding. तो न्यूक्लियर चार्ज पूल लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f में क्या हो जाता है, आउटर सेल फील मॉडरेट यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, एंड एसिटिनाइड कॉन्ट्रैक्शन 5f आउटर सेल फील हाईली इंटेंस पॉजिटिव पूल। ठीक है, इस तरह से 4f और 5f में कंपेरिजन था। एंड यहाँ पे देखते हैं पार्ट बी का जो कंसिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है। ठीक है, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, दिस साइज रिएक्शन क्रिएट्स अ मेजर एनोमलाइज द पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली ऑफ 4d एंड 5d ट्रांजिशन एलिमेंट्स, normal trend predicts size should increase down a group. However, the lengthenide contraction pulled the 5d series inward. The pairs like zirconium Zr 160 pm and hafnium HF 159 pm have almost identical size, making their chemical separation difficult. And second point is, देखिए आप इतना नहीं लिख सकते हैं, तो आप अपना जैसे कम से कम ये आ गया जर्कोनियम आ गया, तो ये देखिए हैफनियम आ गया 159 pm, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सिमिलरिटी ऑफ 4d एंड 5d ट्रांजिशन, ये पॉइंट यहाँ पे जो ब्लैक में आपका हाईलाइट किया है पॉइंट मेंशन करके ये आप अपने से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर आ जाते हैं डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोसाइड्स, इसे मेंशन कर लीजिएगा। और सिंपल में भी लिखा हुआ है, इतना आप आराम से लिख सकते हैं, बाकी आप जो भी ठीक लगे जैसे कर लीजिएगा। एज साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनाइट टू लुटेनाइट्स। ठीक है, लेंथेनाइट्स और जो कि हमारा सॉरी, तो यहाँ पे द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एम हाइड्रोक्साइड बॉन्ड इंक्रीजेज फैजन्स रूल्स के अनुसार से, जो कि हमारा कोवलेंट कैरेक्टर एम हाइड्रोक्साइड बॉन्ड इंक्रीज फैजन्स रूल्स के होता है। देयरफॉर यहाँ पे लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक एंड ल्यूटिनम इज वीकली बेसिक एम्फोट्रिक। ओके, तो ये हो जाता है लेंथेनाइड पे 3+ चार्ज हो जाता है एंड ल्यूटेनियम पे 3+ चार्ज हो जाता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर जो कि हो जाता है डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड बॉन्ड इंक्रीज करता है फैजन्स रूल्स के द्वारा। एंड लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक एंड ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड इज वीकली बेसिक। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा कि लेंथेनाइड पे 3 चार्ज अब डिक्रीज होता है और ल्यूटेनियम पे 3+ चार्ज है आप अपने हिसाब से, और कोवलेंट कैरेक्टर है तो कि बॉन्ड हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है फैजन्स रूल्स के द्वारा, और लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड इज हाईली बेसिक हो जाता है, ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड इज वीकली बेसिक हो जाता है।
ओके, तो इस तरह से 2 पॉइंट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट को मेंशन करेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ ये पॉइंट है, इसे भी रीड करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लेंथेनाइट सिंस वॉल्यूम रिमेन्स स्मॉल बट एटॉमिक मास इंक्रीज ड्रामेटिकली एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, AU, प्लेटिनम, PT एंड लीड PB एग्जिबिटेड रिमार्केबल हाई डेंसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट में था, जो कि आप यहाँ पे लिखें। इतना ही लिखने में बहुत, आप इतना ही लिख दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, और टाइम भी कम है कि जितना शॉर्ट्स में चलेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। और ठीक है, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स फ्री आयन टर्म्स एंड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर D8, D5, D5, D4 एंड D9 सिस्टम्स। तो इसको हम समझते हैं कि इसको आसान भाषा में आराम से सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या कहता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एंड माइक्रो टर्म D8, D5, D4, D9। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट्स को माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। तो माइक्रो स्टेट सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे माइक्रो स्टेट्स, जस्ट वेट, माइक्रो स्टेट आ गया। ठीक है, तो माइक्रो स्टेट क्या हो जाता है, तो माइक्रो स्टेट हो जाता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट्स को माइक्रो स्टेट कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, आप ध्यान में रहेगा आपके दिमाग में, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट को माइक्रो स्टेट कहते हैं। और इन अरेंजमेंट में जो सबसे स्टेबल लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल माइक्रो स्टेट n जो कि हो जाता है 4DN कॉन्फ़िगरेशन वेयर टोटल पोजीशन n मैक्स इक्वल टू 10 माइक्रो स्टेट आर। तो यहाँ पे जो कि है n हमें यहाँ पे क्या दर्शाता है कि फॉर्मूला n जो कि हो जाता है, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाता है। ठीक है, n जो कि हमारा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। n जो ये कैपिटल N, और ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला हर जब भी आ जाए फार्मूला वहाँ पे याद रखिएगा, और जो भी नंबर आ जाए जो कि जैसे कि n हो गया, तो n क्या दर्शा रहा है तो उसे वेयर करके आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेक करने वालों को। ठीक है, तो ये टोटल माइक्रो स्टेट था, ये आप सिंपल में है, और ये फार्मूला को जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, टोटल माइक्रो स्टेट इजकल टू n जो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड 10 बाई n इंटीग्रेशन एंड 10 टू पावर 10 माइनस n। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 वेयर s इज और फिर यहाँ पे जो कि s आ जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2s+1 वेयर, इसको भी याद रखेंगे। टोटल माइक्रो स्टेट में ये फार्मूला हो गया सिंपल मल्टीप्लिसिटी 2s+1 हो गया, वेयर s क्या हो गया सम ऑफ अनपेयर्ड स्पिन हो गया। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे क्या करेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म जे वैल्यू, यहाँ पे आपको इतना नहीं याद रहेगा तो कम से कम ये तो जरूर याद रहेगा z इजकल टू L माइनस एस इफ 4 देन हाफ z इजकल टू L प्लस एस इफ एक्जेक्टली फील्ड L इजकल टू 0 z इजकल टू s। ठीक है, तो इस तरह से आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा D8 जो कि सब कुछ D8, D5, D4, D9 को कॉन्फ़िगरेशन किया गया है सिंपल में। आप यहाँ पे एक बार देख लें और एक बार ज़रूर कम से कम कॉपी में लिखें, जो कि वहाँ पे कुछ भी कुछ रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, यानी कि आप दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो जाता है D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्बिटल्स M1 इज टू T प्लस 1 एंड 0 -1 एंड -2। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हमारा इस तरह से है, इसको ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है +2 में, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, इस तरह से आपका है। टोटल L इजकल टू KLMN के, यहाँ पे आप बचपन में 9-10 में ही पढ़े होंगे। तो 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 माइनस, इस तरह से आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ आराम से रीड करें। और टाइम भी कम है, मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इजकल टू 3 हो गया, और सिंस मोर देन हाफ फील्ड z इजकल टू L प्लस एस 3+1 इजकल टू 4 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल f⁻3 एंड 4 जो कि हमारा था ये ऐसे करके आप माइक्रो स्टेट जो कि हमारा 45 आ जाता है। ठीक है, फिर D5 सेंट्रीफ्यूगेशन है, ऑर्बिटल M1 2+1 एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आपको किया हुआ है, आप यहाँ पे देखें
अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा 5/s इक्वल टू 5/2 आ जाता है, मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 करने पे यहाँ पे 6 आ जाता है, और z इक्वल टू s प्लस 5/2 आ जाता है। इस तरह से आपको ग्राउंड टर्म स्टेट में पावर 5/s पावर 6/5/2 आ जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो स्टेट जो कि सॉल्व करने पे इन आपको इतना ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं मैथ का जो 11-12 में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको 10 को कितना 10 को आप 10 जो लिखा हुआ है इसको 9 8 इंटू ऐसे करके आप कैसे कैसे आगे करके करते हैं। तो यहाँ पे जब आप 11-12 में मैथ होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। 11-12 में बताया गया। तो यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, ऑर्बिटल M1 2+1 एंड 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 2+ हो जाता है एंड 0+ एंड जो कि यहाँ पे आगे क्लास में -2 हो जाता है, एंड टोटल L इजकल टू 2+ एंड 2+1 +0 एंड -1 इस तरह से हो जाता है। जिससे कि डी पर पावर जो कि 5 के लिए 252 माइक्रोस्टेट और टर्म सिंबल s पर पावर 6 5/2 होता है, ठीक है, D5 के लिए। तो इस तरह से आपका सबका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, आप एक बार लिख लीजिएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे क्या हुआ है आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जो कि क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन पॉसेस जीरो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा डायपोल मोमेंट का, म्यू इजकल टू क्यू इंटू डी, यू की तरह लिखा हुआ है। एंड मेजर द इलेक्ट्रिकल पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज अ वेक्टर क्वांटिटी pointing from positive to negative charge even if individual bonds in molecules are highly polar. The overall dipole moment of the molecule can be exactly zero if the molecule is perfectly symmetrical. Now here we explain in simple words dipole moment. तो यहाँ पे समझते हैं कि जीरो डायपोल मोमेंट इन CO2 और CH4 को, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट बताता है कि मॉलिक्यूल्स में चार्ज कितना अनइक्वल है, जैसे कि CO2 लीनियर हो जाता है, CO2 जो कि हमारा लीनियर हो जाता है। आप यहाँ पे जो आपको सिंपल में बता रहे हैं ये आपको लिखने में वहाँ पे मदद करेगा, ठीक है। CO2 आप बात बनाइएगा जैसे भी लिखना होगा, CO2 जो कि लीनियर हो जाता है हमारा, और डायपोल मोमेंट बताता है मॉलिक्यूल्स में चार्ज कितना अनइक्वल होता है, और CH4 जो कि परफेक्टली टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। CO2 क्या है हमारा लीनियर है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एंड जो कि हमारा मीथेन हो जाता है CH4 परफेक्टली टेट्राहेड्रल हो जाता है, जो कि 109.5 डिग्री का बनाता है, ठीक है, 109.5 डिग्री का बनाता है। और सिमेट्रिकल शेप होने के कारण सारे बॉन्ड्स के डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ से इक्वल ताकत लग रही है तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में तो अपनी जगह से निकल नहीं हिलेगी, नेट मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो CO2 हैज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल, इसे याद रखिएगा। CO2 क्या है तो लीनियर ज्योमेट्री है जो कि हमारा 180 डिग्री पे बनाता है, और जो कि हमारा हो जाता है विद कार्बन एट द सेंटर O डबल बॉन्ड C इजकल टू 180 डिग्री एंगल। ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव देन कार्बन, पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटवर्ड, ठीक है। तो सिंपल में है आप समझ सकते हैं, और उतना टाइम भी नहीं कि एक्सप्लेन करें, और हमें 8 अभी तो सेकंड पेपर का ही किए हैं, तो आप अपने हिसाब से समझें, और टाइम उतना ज़्यादा नहीं कि पूरे एक्सप्लेन किया जाए। द टू डायपोल वेक्टर आर इक्वल इन स्ट्रेंथ बट डायरेक्टली अपोजिट, 0 इजकल टू 180 डिग्री देन कैंसिल, तो 0 हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि सिमेट्रिकल शेप्स होने के कारण सारे बॉन्ड्स के डायपोल एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं और ये 0 हो जाता है, नेट मोमेंट जो कि इसका 0 हो जाता है। अब मीथेन का फॉर्मूला जो कि CH4 बचपन से जान रहे हैं, CH4 इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। CH4 क्या हो जाता है हमारा परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, और ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री पे बनाता है।
Even though each C single bonds has a small dipole because carbon is slightly more electronegative than hydrogen, the vector sum of all 4 tetrahedral bonds points directly outward from the central symmetrical. यहाँ पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि हमारा मीथेन के यहाँ पे समझने के लिए है। तो वेक्टर एडिशन ऑफ 3 बॉन्ड्स μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 रिजल्ट इज अ इक्विवेलेंट वेक्टर that perfectly cancel the fourth vector u4 resulting u net is equal to 0। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड टाइप्स, सॉरी जस्ट वेट, थोड़ा नीचे करते हैं। एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड टाइप्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन यूज टू मैन्युफैक्चर द एटम बम। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ नंबर हमारा क्या कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन को यहाँ पे समझना है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम का न्यूक्लियस चेंज हो जाता है जिससे कि स्पॉन्टेनियस डिके हो जाता है, और ट्रांसम्यूटेशन फ्यूजन और फ्यूजन फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 होता है और छोटे हिस्सों में टूटता है और बहुत सारी एनर्जी और न्यूट्रॉन्स निकलता है। एटम बम एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है जिसमें क्रिटिकल मास और डिटोनेशन मैकेनिज्म जैसे गन टाइप या इम्पोलिजन यूज होता है। तो यहाँ पे आप समझें न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर टाइप, जैसे लिखा हुआ है आप हेडलाइट और हाईलाइट करेंगे उसी तरह से आप मेंशन करेंगे। नाउ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच 2 न्यूक्ली और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कोलाइड to produce one or more new nuclides. Unlike chemical reaction, nuclear reaction change the nuclear identity of atoms। यहाँ पे समझते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर टाइप्स को। तो यहाँ पे आ जाता है जो कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिविटी डिके, एंड सेकेंड वन इज अ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, एंड थर्ड वन इज अ थर्ड वन इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड फोर्थ वन इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है, दोनों अलग है। यहाँ पे देखते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन क्या कहता है। एन अनस्टेबल आइसोटोप इमिट्स रेडिएशन नेचुरली टू गेन स्टेबिलिटी। एग्जांपल जो कि देना है यूरेनियम 238 टू 92 एंड थोराइड जो कि 234 टू 90, ठीक है। और न्यूक्लियर टर्मिनेशन आर्टिफिशियल कन्वर्सन ऑफ एन एलिमेंट इनटू अनदर बाय बम्बार्डमेंट। नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन 14 और 7 एंड हीलियम 2 एंड ऑक्सीजन 7 18 एंड हाइड्रोजन 1 तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि हमारा था यूरेनियम, रिलियम, क्रोमियम एंड जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ हाईली हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। यूरेनियम 235 to 92 एंड बेरिलियम बेरियम 1, एक मिनट रुकेंगे तो इस तरह से हमारा यूरेनियम, बेरियम एंड क्रिप्टोन और एनर्जी जो कि हमारा बेरियम यूरेनियम 235 92 एंड बेरियम 149 141 56 एंड क्रोमियम 92 36 और एनर्जी जो कि हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि हमारा क्या कहता है, और क्रिप्टोन 92 36 बेरियम 149 141 56। न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि 2 लाइट न्यूक्ली merge at a astronomical temperature to create a heavier element, हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि एंड हीलियम टू नियॉन एंड एनर्जी जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट है जो कि आप यहाँ पे नहीं भी ये ध्यान में रहता है तो कम से कम स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन करके ये लिख दीजिएगा, न्यूक्लियर टर्मिनेशन करके नाइट्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को दर्शा दीजिएगा। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में यूरेनियम, बेरियम एंड क्रिप्टोन एंड एनर्जी जो कि हो जाता है, एंड हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन एंड एनर्जी। इस तरह से आप मेंशन कर देंगे। ये इतना लिखिएगा भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लिख दीजिएगा तो ठीक है। इतना कम टाइम है कि जितना जल्दी करें उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो नाउ
पार्ट बी जो कि हमारा कहता है फिजन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटम बम. एन एटम बम डिपेंड्स ऑन एन अनकंट्रोल्ड एक्सपोनेंशियल चेन रिएक्शन of nuclear fission. For this reaction to progress explosively, the system requires certain criteria: critical mass, the minimum mass of fissile material like uranium 235 or platinum 239 needed to sustain the chain reaction. If the mass is subcritical, too many neutrons escape and the explosion fails. Second, the detonation assembly mechanism, gun type method, little boy style. One subcritical cylinder of uranium 235 is blasted down a steel barrel directly into another subcritical hollow ring of U235, instantly reaching supercritical density. And second one is a implosion method, fat man style. A sphere of plutonium 239 is surrounded by a safe high explosive. Upon detention, a shock wave implodes inward, compressing the plutonium sphere into highly dense सुपर क्रिटिकल स्टेट्स. तो इस तरह से ये डिटोनेशन असेंबली मैकेनिज्म में गन टाइप मेथड, लिटिल बॉय स्टाइल एंड इम्प्लोजन मेथड, फाइट मैन स्टाइल, ये दो मेंशन करके यूरेनियम 235 का यहाँ यूज होता है. एंड यहाँ पे इम्प्लोजन मेथड फाइट मैन स्टाइल में प्लूटोनियम 239 का यूज होता है. तो इस तरह से ये जो कि हमारा हो जाता है. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिस्क्राइब द सेल, एक मिनट, हाँ, डिस्क्राइब द सेल मॉडल ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लिक, राइट अ डिटेल नोट ऑन जीएम काउंटर. तो यहाँ पे समझते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, क्या कहता है. तो 5 नंबर क्वेश्चन को आप रीड करेंगे अच्छे से और समझते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल को. द लिक्विड ड्रॉप मॉडल नील्स बोर treats the atomic nucleus as an incompressible droplet of highly dense fluid. The nucleus, proton, neutrons behave like molecules in a liquid drops. Here is the third point, जो 3 पॉइंट आपका दिया हुआ है लिक्विड ड्रॉप मॉडल से नील्स बोर के द्वारा. तो a strong short range nuclear force act like a surface tension holding the shape together. Explain the Coulomb repulsion force pushing protons apart. And third one is a highly useful in explaining the mechanism of nuclear fission, stretching and splitting of drop. तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स क्या हो जाता है, न्यूक्लियस को पानी की बूंद की तरह मानते हैं, जहाँ सरफेस टेंशन एटम को शेप देता है और ये फिजन समझने के लिए बेस्ट हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल को आपने समझा. एंड सेकेंड जो कि हमारा आ जाता है सेल मॉडल मैरिया जियोफ्रेड मायर के द्वारा. तो ये क्या कहता है, एनालॉगस टू द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन सेल मॉडल. इट पर्पस दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइव in discrete quantum energy level orbits within a potential well. When cells are filled to a specific number 2, 8, 20, 28, 20, 50, 82, 126, this is the magic number of when cell is filled in the specific number. ये हमारा मैजिक नंबर हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे. 2, 8, 20, 28, 50, 82 and 126. The nucleus gains immense stability, explains magnetic moments, nuclear spin and exactly states perfectly. ठीक है, इस तरह से है. तो अब यहाँ पे सेल मॉडल को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ. तो सेल मॉडल जो कि बताता है कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरह क्रिएट एनर्जी सेल मैजिक नंबर में रहते हैं. ठीक है, सेल मॉडल में जो कि हमारा जो नंबर हो जाता है वो मैजिक नंबर में 2, 8, 28, 28 में रहता है. तो कम से कम आप पार्ट में न्यूक्लियर मॉडल्स में लिक्विड ड्रॉप्स मॉडल एंड को नील्स बोर को याद रखेंगे. सेल्स मॉडल में ये लिख दीजिएगा. फिर जो सेकंड पॉइंट है एक आध पॉइंट भी याद रहता है तो ठीक है, बाकी आप समझते हैं, आपको जो करना है जो कीजिएगा. और यहाँ पे समझते हैं हमारा जो कि पार्ट बी में हमारा क्या कहता है उसे हम समझते हैं. तो पार्ट बी में जो कि हमारा आ जाता है, जस्ट वेट, ठीक है, पार्ट बी क्या कहता है. तो पार्ट बी कहता है कि नोट ऑन जेजर-मिलर JM काउंटर. The Jaeger-Miller counter is a classic gas field detector, is designed to measure and monitor ionized radiation alpha, beta and gamma. Here is a figure to clear the concept of the note and Jaeger-Miller.
जो कि आप फिगर देख करके अच्छे से क्लियर हो सकता है और दर्शाइएगा तो इम्पैक्ट रखता है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में। तो इसका वर्किंग क्या है, आप इसे फिगर को समझ लीजिए। हाई वोल्टेज यहाँ जा रहा है, तो एन का गेट्स यहाँ पे इक्वेंट से, और फिर ये जो कि हमारा एनोड वायर जो कि है, और ऊपर में जो कि हमारा ये मेटल ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से हाई वोल्टेज पास करता है 1000 वोल्ट का, और यहाँ पे जो कि एनोड वायर जो कि हमारा एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव दर्शाता है, एनोड जो कि पॉजिटिव दर्शाता है, एंड जो कि कैथोड जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये फिगर ध्यान में रख लीजिएगा, इतना दर्शा दीजिएगा, काफ़ी हो जाता है, ठीक है। और नाउ वर्किंग इसका क्या हो जाता है, तो वर्किंग को समझते हैं कि रेडिएशन इंटर्स थ्रू thin window ionizing gas atoms to produce electrons. These electrons accelerate towards the positively charged atom. Because of the high voltage, they smash into the other gases atoms, causing an avalanche of ionization, Townsend's avalanche. This results in a strong electrical pulse that registers as a click or a digit. तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। कंप्लीट ही करना है, ब्रेक करने के चांसेस यहाँ पे नहीं है, छोड़ देने पे छूट ही जाता है, ठीक है। तो डेली एक सेट ज़रूर लगाना है, आप लोग जैसे भी हो कम से कम एक सेट को लगाएं, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा गया, फिर से जूम करते हैं, जस्ट वेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा रहता है, व्हाट इज scintillation, डिस्क्राइब scintillation काउंटर ऑपरेशन एंड इट्स एडवांटेज ऑफ ओवर GM काउंटर। तो इसे हम समझते हैं scintillation क्या होता है, इज अ इमिशन ऑफ टीनी ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट luminescence when a specific substance called a scintillator or phosphor absorbs ionizing radiation. ऑपरेशन ऑफ स्किंटिलेशन काउंटर। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि स्किंटिलेशन क्या हो जाता है। तो स्किंटिलेशन का जो यहाँ पे हो जाता है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं छोटी छोटी लाइट फ्लैश निकालने के लिए, और इस काउंटर में एक क्रिस्टल होता है जो कि रेडिएशन को लाइट में बदलता है, और PMT जिसे शॉर्ट में कहते हैं PMT, फोटो PMT जो कि हो जाता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। PMT फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कहते हैं, PMT शॉर्ट में कहते हैं। उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में एम्पलीफाई करता है, और ये GM काउंटर से बेहतर है क्योंकि ये एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर सकता है और इसका डेड टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कि हमारा स्किंटिलेशन जो कि आपने समझा, और यहाँ पे देखिए ऑपरेशन ऑफ स्किंटिलेशन काउंटर आपको समझाया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्किंटिलेशन काउंटर कन्वर्ट्स रेडिएशन एनर्जी फर्स्ट इनटू लाइट एंड दे मल्टीप्लाइज इनटू रेडिएबल इलेक्ट्रिकल पल्सेस, न्यूक्लियर रेडिएशन, देन scintillator crystal flashes of light, then photo multiplier PMT, light convert into electrons and then form amplifier and counter, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट कम से कम याद रख लीजिएगा। आपको नहीं याद रहता है तो ये रिप्रेजेंट करने के बाद स्किंटिलेट क्रिस्टल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब PMT, एंड थर्ड वन इज अ डायनोड केस कोड, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉइंट को। एंड तो यहाँ पे रीड करते हैं पॉइंट बाय। तो टाइपिकली NaITI सोडियम आयोडाइड डोप्ड विद थैलियम और एंथ्रासीन बेन स्ट्रक बाय अ गामा रे, द एटम्स एक्साइट एंड इमिट लाइट फोटोन्स एंड फोटो मल्टीप्लर ट्यूब, these lights photons hit photocathode plate knocking out initial photoelectrons, and dynode case code कहता है कि the electrons passes through high voltage dynodes, each hit multiples the electrons exponentially, resulting a large electric current pulse at the final anode, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब इसका एडवांटेज हम समझते हैं। एडवांटेज क्या हो जाता है, एडवांटेज ऑफ स्किंटिलेशन ऑफ ओवर GM काउंटर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है एडवांटेज ऑफ स्किंटिलेशन ऑफ GM काउंटर। तो
आपको नहीं याद रहेगा इतना तो कम से कम ये पॉइंट को दर्शा दीजिएगा, एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन एंड हाई गामा एफिशिएंसी एंड नेग्लिजिबल डेट। यहाँ पे नहीं भी लिखिएगा तो इतना चल सकता है, ठीक है। और बाकी आपको कुछ कुछ याद रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। तो स्कैंटिलेशन पल्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये याद रह जाएगा आपको। स्कैंटिलेशन पल्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। दिस अलाउज टू डिटरमाइन व्हाट रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप we are measuring, where GM counter blind to energy. High gamma efficiency solid crystal stop highly penetrating gamma photons much better than the thin gas inside GM tubes. Negligible dead time, GM counter undergo a long ionization rest period. Scintillation rest is instantaneous, ठीक है। तो सिंपल में सब कुछ आपका लिखा हुआ है, एक और पढ़ भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और बाकी आप रिवीजन तो उतना टाइम है नहीं कि 8 बहुत सारा सेट लगाना है, जो कि ये 2024 का इनऑर्गेनिक का चल रहा है, फिजिकल आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी नए जुड़ रहे होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF आपको इसका मिल जाएगा, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा हो गया। तो 7 नंबर 3 क्वेश्चन और बच रहा है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जो कि इनऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ग्राफ और जो भी एक आपको आइडिया के लिए एक छोटा वीडियो भी इनऑर्गेनिक पे 10 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जो भी उसका रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेंट्स रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल अप्लाई टू प्रिडिक्ट बॉन्ड एंगल्स हाइड्रोजन कार्बन एंड प्रोपीन। तो यहाँ पे समझते हैं कि वेंट रूल स्टेटमेंट क्या करता है। तो वेंट रूल स्टेटमेंट क्या करता है उसे हम समझते हैं। ये रूल बताता है कि पहले यहाँ पे रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये रूल हमें बताता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि कैसे बनता है, ये सब हमें यहाँ पे वेंट रूल स्टेटमेंट में बतलाता है। तो एटॉमिक एस करेक्टर कंसंट्रेट्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड टुवर्ड्स electropositive substitute, whereas atomic p characters concentrated in hybrid orbital directed towards electronegative substitution। यहाँ पे एक ऐसा क्यों होता है, तो ये NS ऑर्बिटल के कारण होता है। हैज ए स्फेरिकल सिमेट्री एंड इज हेल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ दिस इज बेटर at stabilizing bonding electrons pair. The central atom naturally prefers to keep its s characters for its own lone pairs for bonding with highly electropositive element that do not pull electrons density away। ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्स रूल जो बताता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, और एक्स कैरेक्टर उन ऑर्बिटल्स में ज़्यादा होता है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं। तो एक्स कैरेक्टर किस में ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। और की तरफ पॉइंट करते हैं, और पी कैरेक्टर जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे सी जो कि ट्रिपल बॉन्ड जो कि हो जाता है की तरफ जाता है, जिसे CH3F में H और C सिंगल बॉन्ड एंड C सिंगल बॉन्ड एंड H बॉन्ड एंगल नॉर्मल से बड़ा है, और ये 110 डिग्री 110.2 डिग्री, ठीक है, हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एस जो कि ये सब आ सकता है। अब एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है वॉन्ट्स रूल स्टेटमेंट का, ठीक है। तो एग्जांपल जो कि प्रेडिक्टिंग जो कि है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड देन सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच है, एंड बॉन्ड एंगल इज अ फ्लोरोमीथेन CH3 फ्लोरोमीथेन, इसे CH3F कहते हैं फ्लोरोमीथेन। एट टेट्राहेड्रल जो कि CH3F जो कि है क्या है हमारा टेट्राहेड्रल है, एंड फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तुलना में जो कि हमारा फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देन हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ हियर वी रीड अकॉर्डिंग टू वेंट्स रूल सिंगल टू सिंगल कार्बन टू single F bond use hybrid orbitals with increased p characters. This leaves more s character for the 3 C single bond H hydrogen bonds, and since higher s character increase the bond angle, hydrogen single bond to single bond carbon to single bond hydrogen bond angle opens with wider 110 degree 110.2 degree than the स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल एंगल। समझ, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो कि एस जो कि हमारा एस ऑर्बिटल जो हो जाता है हमारा, ठीक है। एस ऑर्बिटल एक होम बॉडी है
और जो न्यूक्लियस के पास रहने पसंद करता है, और p ऑर्बिटल जो कि है आउट गोइंग है, इसलिए s वहाँ जाता नहीं है, और s वहाँ जाता है, s वहाँ जाता है और वहाँ इलेक्ट्रॉन दूर खींचने जाता है, और p वहाँ जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स दूर खींचते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एग्जांपल जो कि यहाँ पे प्रोपाइन से भी एग्जांपल है, CH3 सिंगल बॉन्ड C2 एंड अटैच विद द 3 bond C1H. The central single bonded carbon is bond to an sp3 carbon electropositive CH3, and sp carbon is carbon highly electronegative C2 single C triple bond CH group. तो यहाँ पे पॉइंट है, एंड sp हाइब्रिडाइज कार्बन 50% एस कैरेक्टर मेकिंग इट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड second point is Vivent's roles carbon second carbon atom directs more p characters towards electronegative single to triple bond CH bond. This directs more s character towards single C2 and C3 bond, causing it to be unusual short 1.46 angstrom and exponentially strong. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है ड्रॉ मॉलिकुलर ऑर्बिटल एमओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉलिकुलर डायग्राम जो कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ NO2 CO2 एंड कार्बीन CH2 जिसे कहते हैं, ठीक है, कार्बीन। एक्सप्लेन देयर कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड्स, ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिज्म। समझते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे पहले आ जाता है, तो CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसमें जो क्या होता है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सभी पेयर्ड जो कि होता है डायमैग्नेटिक होता है और बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे, सिंपल मैं आपको बता दिया, आपको ध्यान में रहेगा। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो कि सभी पेयर सभी जो कि हो जाते हैं सभी पेयर जो कि होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या कहता है। CO2 इज अ 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 4 फ्रॉम कार्बन एंड 16 to 12 तो फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए 16 एंड वैलेंस एमओ कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमारा सिग्मा 2 एंड सिग्मा 2 एंड पाई 4 एंड सिग्मा 2 एंड पाई 4 एंड पाई। तो बॉन्ड ऑर्डर जो कि हो जाता है 4 हो जाता है, और ईच जो कि होता है डबल बॉन्ड हो जाता है। ऑक्सीजन हैज़ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर जो कि हो जाता है यहाँ पे 2, और कार्बन का जो कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2, एंड स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल, ऑल बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फिल, और मैग्नेटिज्म जो इसका हो जाता है डायमैग्नेटिक हो जाता है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड होता है। तो अब समझते हैं हम यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को समझते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड समझ गए, अब यहाँ पे हम समझते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कहता है कि जस्ट वेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि NO2 हैज 70 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। द वेंट मॉलिक्यूल्स यूज मॉलिकुलर सिमेट्री ऑर्बिटल्स, ग्रुप ऑर्बिटल्स। कॉन्फ़िगरेशन हाईलाइट जो कि दिया हुआ, ऑल बॉन्डिंग्स लेवल आर फिल्ड एंड द 70 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साइट इन अ नॉन बॉन्डिंग AI हाइब्रिड ऑर्बिटल pointing outward. Bond order is approximately 1.5 per nitrogen to single bond. Resonates between single and double bond. Stability moderatively stable but chemically highly reactive because it contains an unpaired electron. Rarely dimerized to from a stable paired N2O4, and magnetism जो कि paramagnetic due to one unpaired electron. तो NO2 जो कि होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अकेला अनपेयर्ड बचा जाता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव और पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अब हमारा आ जाता है कार्बन CH2 कार्बीन CH2। ठीक है, तो कार्बीन जो कि CH2 हो जाता है। कार्बीन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्ट इन 2 डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल स्टेट कार्बीन बेंट carbon is sp2 hybridized both non-bonding electrons pair up inside a single sp2 hybrid orbital। प्रॉपर्टी जो कि हमारा है बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता है, C2 सिंगल H हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड मैग्नेटिज्म जो कि हो जाता है इसका डायमैग्नेटिक हो जाता है। ट्रिपल स्टेट कार्बन लीनियर एंड नियर वेंट हो जाता है। कार्बन इज
sp hybridized, the two non-bonding electrons sit unpaired in two separate degenerate p ऑर्बिटल, और इसका प्रॉपर्टी जो कि हो जाता है मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबल एंड मैग्नेटिज्म जो कि हो जाता है पैरामैग्नेटिक ट्रिपलेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि ये प्रीवियस ईयर हो रहा है सब कुछ। तो जो भी चैनल पे नए जुड़ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा नहीं लगता, लोग सपोर्ट वपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से कीजिए थोड़ा, जो कि और भी कंटेंट आपको सिंपल वे में यहाँ पे समझाया जाता है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा कहता है एक्सप्लेन डी पाई माइनस पी पाई बॉन्डिंग विद सस्टेनेबल एग्जाम्पल एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डर्टी बॉम्ब्स। तो यहाँ पे क्या कहता है, पार्ट ए जो कि है डी पाई माइनस पी पाई बॉन्डिंग, ए डी पाई माइनस पी पाई बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय द साइड ऑन लेटरल ओवरलैप बिटवीन अ फील्ड और इम्पटी डी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड फील्ड और इम्पटी पी ऑर्बिटल ऑफ एन एडजस्टमेंट एटम्स। इस तरह से आपका जो कि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल यहाँ पे दे लेटरल ऑर्बिटल्स एंड लेटरल ऑर्बिटल्स गोज टू द डी ऑर्बिटल्स। ओके, तो यहाँ पे आप समझते हैं कि डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है। जब एक एटम के भरे हुए पी ऑर्बिटल्स और दूसरे एटम के खाली डी ऑर्बिटल में साइड बाय साइड ओवरलैप होता है, और SiS3 में जिसमें मॉलिक्यूल्स परफेक्टली प्लानर हो जाता है, उसे हम डी पाई और पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि डर्टी बॉम्ब किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं डर्टी बॉम्ब को। यहाँ पे क्लासिकल एग्जांपल थोड़ा सा समझाया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NSiS3 वर्सेस ट्राई मिथाइल मिथाइलमाइन NCS3 ट्रिपल बॉन्ड। While NCS3 is pyramidal due to the strict presence of nitrogen loner pair, NSiS3 whole 3 is completely planar. This happens because silicon has empty vacant 3d orbital nitrogen filled 2p orbital containing a lone pair overlaps sideways with the vacant style 3d orbital, creating d pi pi d pi pi d pi to p pi back bond. This declares the lone pair elementing pyramidal inversion and locking the molecule into flat plane. तो डर्टी बॉम्ब यहाँ पे क्या कहता है, ये कोई असली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, बल्कि नॉर्मल डायमैग्नेटिक डायनामाइट के साथ रेडियो एक्टिवेटिव मटेरियल्स का मिक्सचर है, जो ब्लास्ट होने पर रेडिएशन फैलाता है। नाउ इट्स क्लियर। नाउ हियर इज द नोट ऑन डर्टी बॉम्ब। द नोट ऑन डर्टी बॉम्ब इज द डर्टी बॉम्ब और radiological disparable defense is not a true nuclear weapon. It combines conventional chemical explosion like dynamite with common radioactive materials and cesium-137, cobalt-16 or strontium-19. When detonated, the conventional explosion scatters radioactive materials over wide geographic area. Okay, geographic area. And third point is it main danger is not the blast force itself, but rather than the resulting long term radiation contamination and widespread public panic. तो डी पाई पाई बॉन्डिंग जो कि यूज से जो कि दोस्त की तरह, जहाँ अमीर दोस्त हैं और नाइट्रोजन जो कि है लोन पेयर अपने गरीब दोस्त को सिलिकॉन विद एम्पटी डी ऑर्बिटल को जो कि जुबके से इलेक्ट्रॉन्स देकर सपोर्ट करता है और जिसे उनका रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से ये नो डर्टी बॉम्ब जो कि सेकेंड पॉइंट हो जाता है बी का, और ये सेकेंड थर्ड पॉइंट इट कंबाइंस कॉन्वेंशनल केमिकल एक्सप्लोजन लाइक डायनामाइट विद कॉमन रेडियोएक्टिविटी मटेरियल सच एज cesium-137 एंड cobalt-16 और strontium-19। इस तरह से है, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन जो कि हो गया। और हमें यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डिटेल शॉर्ट नोट्स ऑन अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइब्रोन बी रेडियो कार्बन डेटिंग्स सी मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो स्टब्स। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि है हमारा क्या कह रहा है कि राइट डिटेल शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइब्रोन बी जो कि हमारा कहता है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग्स, एंड सी जो कि है हमारा मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो यहाँ पे समझते हैं कि ए स्ट्रक्चर ऑफ डाइवरीन B2H6 जो कि हमारा डाइवरीन का फॉर्मूला हो जाता है। डाइवरीन इज अ क्लासिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इट डज नॉट हैव इनफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू लिंक ऑल एटम्स थ्रू स्टैंडर्ड कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड्स। नाउ हियर इज द
figure by the you can understand the V2S6 structure of divarine. Here is the single bond B attached with the single bond and hydrogen, and the single bond is S6 जो कि हमारा 6 हाइड्रोजन जो कि B से अटैच है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ डाइवरीन आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे चलते हैं डाइवरीन के बाद हमारा जो कि हमारा 4 टर्मिनल बॉन्ड्स जो कि इसके साथ होता है। तो 4 टर्मिनल बॉन्ड्स क्या कहता है, दीज आर स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग 2 सेंटर्स and 2 electron 2c and 2 electron covalent as single bond and 2 bridge bonds, the center B and hybrid 2 bonds 3 center and 2 electrons because of their curved electrons cloud paths they are called banana bonds। ओके, तो अब समझते हैं कि क्या कहता है डाइवरीन V2S6। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स है और सेंटर में 2 बनाना बॉन्ड्स है, ठीक है। सेंटर में जो कि 2 हमारा बनाना बॉन्ड आपको दिख रहा होगा एंड जो कि 2 हमारा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। और 3 एटम्स BH, यहाँ पे ऐसे भी आप दर्ज दिया सकते हैं, B सिंगल बॉन्ड टू हाइड्रोजन एंड B2 H2B। ओके, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है यहाँ पे। एंड सेकेंड पॉइंट इज रेडियो कार्बन डेटिंग्स। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है उसे समझते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग्स is the scientific method is used to determine the age of organic materials up to about 50,000 years old. The cosmic rays heat atmospheric nitrogen to produce radioactive carbon 14, and second one is a living plant and animals consume C14 along with the stable C12, keeping a constant ratio in their bodies throughout the lives. Upon the death's intake, C14 stops the existing 14C. The tissue decays slowly, beta emission having a stable half-life 5,730 years. By comparing the remaining C40 activity to a stable C12, we can calculate the exact historical age of the artifact. Now we clarify and understand the what is radiocarbon dating in simple way. डेड फॉसिल्स की एज बताता है, जो कि रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि डेड फॉसिल्स की एज बताता है। और जिंदा चीज़ों में C14 फिक्स रहते हैं, पर मरने के बाद ये डिके होने लगते हैं, इसकी बची हुई क्वांटिटी से एज कैलकुलेट होती है। नाउ इट इज सी इज एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन। तो यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन क्या है। Here is the first point. Radioactive isotopes are heavily used for diagnosis, imaging and treatment, and therapeutic use cancer treatment. And cobalt-60 delivers the target gamma radiations to shrink tumors, eliminate malignant cancer cells, and iodine-131 safely targets thyroid tissue to cure hypothyroidism and थायराइड कैंसर। एंड सेकेंड इज अ डायग्नोसिस यूज में जो कि हो जाता है मेडिकल इमेजिंग। टेक्नीटियम 99 MTC जो कि टेक्नीटिनियम किसे कहते हैं, TC जो कि हो जाता है द प्रीमियर मेडिकल फोर्सेस यूज टू मैप इंटरनल ऑर्गन्स मोन्स एंड ब्लड फ्लो थ्रू हाई रिजोल्यूशन गामा कैमरास। हेयर इज द जो कि हमारा ये जो कि एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिसिन था, आप इसे ध्यान में रखेंगे, नहीं ध्यान में रहता है इतना तो टेक्नीनियम 99 को याद रखिएगा। एंड डायग्नोस्टिक यूज मेडिकल्स में जो कि आपका कहाँ यूज होता है, तो बोन्स एंड ब्लड फ्लो में यूज होता है। एंड ये जो कि थेराप्यूटिक है कोबाल्ट C16 जो कि हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, और आयोडीन जो कि सेफली टारगेटेड थायराइड टिश्यू में जो कि हमारा यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 और जो कि हो गया आपका कंप्लीट। और जो भी सेशन पे नए जुड़ रहे होंगे, सेशन को आप ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। एंड जो कि आपका स्ट्रक्चर वे में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 10 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, और जो कि नेक्स्ट आपको ग्राफ के द्वारा एक शॉर्ट समराइज के वे में आपको ग्राफ में कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है आंसर बुक में, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप जैसे भी हैं, आपको जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और सेशन जो भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।